नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के रोजगार बांटने को इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने आज फिर चंद हजार रोजगार बांटने का इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया। अपने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के वादे को छुपाने के लिए उन्हें समय समय पर ऐसी लीपापोती करनी पड़ती है। आरटीआई से पता चला है कि केवल केंद्र सरकार के 80 विभागों में अकेले 9.56 लाख पद खाली हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े डिफेंस डिपार्टमेंट में भी 2.13 लाख पद रिक्त हैं, यानी खाली हैं। अग्निवीर योजना ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे में 3.16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है। मानव संसाधन की कमी के चलते रेल हादसे बढ़े हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़े केंद्र के गृह मंत्रालय विभाग में भी 1.28 लाख कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े इन लाखों पदों की ये स्थिति 1 मार्च 2023 तक की है। यही नहीं, सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 सालों में अकेले पीएसयूज में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेच-बेचकर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। कैजुअल व कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 91% का इजाफा हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी के 2022-23 तक 1.3 लाख पद कम हुए हैं। ऊपर से पेपर लीक, परीक्षा पत्र पर जीएसटी, मुट्ठी भर नौकरियों से भगदड़ होना, रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करना, अनपेड लेबर को नौकरियों की तरह गिनना, ये सब मोदी सरकार के युवाओं के प्रति शर्मनाक नकारात्मक रवैये का पर्दाफाश करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुवैत दौरे के समय उनकी भारत के युवाओं और प्रोफेशनल से लंबी मुलाकात हुई और वापस आने पर पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ होना सुखद संयोग है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के हजारों युवाओं के लिए आज जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पेगासस स्पाईवेयर पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनके मुताबिक कोर्ट के फैसले से उन आरोपों को बल मिलता है कि भारत में 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया। उन्होंने केंद्र सरकार के कई तीखे सवाल पूछे। बता दें, अमेरिकी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनएसओ ग्रुप को हैकिंग और कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाया था। कोर्ट का कहना था कि अब मामला सिर्फ हर्जाने के मुद्दे पर ही आगे बढ़ेगा। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि कैसे अवैध स्पाईवेयर रैकेट में भारतीयों के 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया था। उन्होंने पूछा कि टारगेट किए गए 300 नाम कौन है। 2 केंद्रीय मंत्री, 3 विपक्षी नेता, संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी, पत्रकार और बिजनेस से जुड़े लोग कौन हैं? बीजेपी सरकार और एजेंसियों को कौन सी जानकारी मिली थी? इसका इस्तेमाल या दुरुपयोग कैसे हुआ और इसका क्या नतीजा निकला? क्या मौजूदा सरकार और एनएसओ के स्वामित्व वाली कंपनी के राजनीतिक एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के खिलाफ उचित आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे? रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि देश इन सब सवालों के जवाब जानना चाहता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए आगे लिखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मेटा बनाम एनएसओ में अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर ध्यान देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट 2021-22 में पेगासस स्पाईवेयर पर तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आगे बढ़ेगा? क्या अब सुप्रीम कोर्ट अब पेगासस मामले में न्याय की पूर्ति के लिए मेटा को 300 नाम सौंपने के लिए कहेगा? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा योजना नहीं है। उनसे पूछिए कि दिल्ली में बीजेपी ने बीते 5 साल में क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है और आधी बीजेपी की केंद्र सरकार की है। आप सरकार ने बिजली, पानी समेत कई काम किए हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम किया? दिल्ली में 7 एमपी बीजेपी के ही हैं, एलजी इनके हैं, फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। बता दें, इससे पहले बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण और यमुना नदी के प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। अमित शाह के अंबेडकर पर बयान के बाद नीतीश कुमार ने बोला तो कुछ खास नहीं, लेकिन अपनी तबीयत खराब बता कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। इस बीच बीजेपी के हाथ पैर फूल गए और उसने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई और नीतीश से उसकी अध्यक्षता कराई।
और उसके बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। ये बयान इसलिए खास था क्योंकि अमित शाह ने इससे पहले नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने पर एक टीवी इंटरव्यू में चुप्पी साध ली थी, लेकिन नीतीश की चुप्पी ने यह आशंका को और बल दिया कि क्या वो फिर से चुनाव से पहले पलट सकते हैं, और पलटने के संकेत अब आरजेडी ने भी दे दिए हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाजीपुर के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बड़े खेल की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर शक्ति ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी है राष्ट्र और लोकतंत्र, इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव के इस बयान के बाद नीतीश के फिर से पाला बदलने की हवा ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे, लेकिन नीतीश के कहने में और करने में फर्क बताने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी पर सोमवार को फैसला लिया। मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले के मुताबिक अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अभी तक 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने के बावजूद बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर छात्र इसमें भी असफल रहते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। हमेशा भड़काऊ भाषण देने के लिए चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहानंद गिरी ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे दी है। नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला जीवित नहीं बचेगा। मैंने अपना परिवार और घर केवल सनातन पर मिटने के लिए छोड़ा था। मुझे आज भी अपने परिवार का बड़ा मोह है। नरसिंहानंद इसके साथ ही कहते हैं कि मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। वो आगे कहते हैं कि आज भी मेरे और इन लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस प्रशासन हमारे हाथ बांध देते हैं और इनके हाथ खाली छोड़ देते हैं। दुबई में बैठने वाला ही डी कंपनी का कुत्ता हो या कोई भी टारगेट, 100 टारगेट हो मेरे अकेले के लिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं हिंदुओं पर हथियार नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने जीवन में पहली बार कहा कि इनका सर्वनाश हो। मुझे इन अधिकारियों से इतनी घृणा आज हुई कि मैं इन अधिकारियों को अपना भाई, अपना बेटा मानता था, लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर धर्म संसद को रोका। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल मच गया है। कुमार विश्वास ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़वाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। कुमार विश्वास के इस बयान को शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोनाक्षी सिन्हा के समर्थन में बोला है और कुमार विश्वास को निशाने पर लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुमार विश्वास जी, आप में राम कथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी आप में होती। एक लड़की के ऊपर आप फूहड़ टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं, पर सम्मान नहीं। एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांगिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतरधार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर अपने अंदर महिलाओं की जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द, वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं उठाकर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? हमेशा के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर बवाल चल ही रहा है कि इस बीच अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहेब की एक मूर्ति की नाक तोड़ दी गई। इससे इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। भारी संख्या में जमा लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि दोषियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस निरीक्षक एन.के. रवारी ने कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अहमदाबाद शहर के खोखरा इलाके में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की नाक और चश्मे को तोड़ा है। बॉलीवुड के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगीतकार आर.डी. बर्मन महात्मा गांधी से बड़े थे। उन्होंने महात्मा गांधी को भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता करार दिया। उन्होंने कहा कि गांधी को गलती से भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है। वो पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार थे। पाकिस्तान बाद में भारत से अलग हुआ था। गांधी को गलती से भारत का राष्ट्रपिता कहा गया।
अभिजीत ने यह भी कहा कि आर डी बर्मन संगीत की दुनिया में राष्ट्रपिता थे, वो महात्मा गांधी से बड़े थे। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अशांत परभणी जिले में सोमवार को पहुंचे। उन्होंने इस घटना में दुखद रूप से मारे गए छात्र की फोटो के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतक के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्र की मौत पुलिस हिरासत में हुई। बता दें, परभणी में अचानक भड़की हिंसा के बाद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी, जिसके बाद कुछ लोगों के हिरासत में लिया गया था, जिसमें पुलिस हिरासत में एक दलित छात्र जो लॉ स्टूडेंट था उसकी मौत हो गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की सूची में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय चयन समिति ने 2 नामों की सिफारिश की है। ये है भारत की हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पुरुषों की ऊंची कूद T64 क्लास पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार। लेकिन मनु भाकर का नाम इस सूची में नहीं है। इस पर बयान देते हुए मनु के पिता रामकिशन भाकर ने निराशा जताई। उन्होंने मनु भाकर को यह अवार्ड देने के लिए आवेदन किया था। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने का क्या मतलब है अगर आपको पुरस्कारों के लिए भीख मांगने पड़े। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर टमाटर भी फेंके थे। उन्होंने घर के गमले और बाकी सामान के साथ भी तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत को लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। इसी मामले में ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हमले की निंदा की और राज्य के डीजीपी और शहर के पुलिस आयुक्त को कानून व्यवस्था के मामले में सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। हुसैन ने आज मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बता दें, बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से वो भारत में ही हैं। यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप में गिरफ्तार पूर्व IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस चंदर धारी सिंह की बेंच ने 27 नवंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में कथित रूप से शामिल 3 कथित खालिस्तानी आतंकियों को सोमवार 23 दिसंबर को तड़के पीलीभीत में USTF और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यूपी पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई है। ये सभी गुरदासपुर के निवासी हैं। ये एनकाउंटर पीलीभीत जिले के पूरनपुर इलाके में हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।